हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ईश्वरी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखेंगे नामवर सिंह का जीवनी। जो नामवर सिंह है जिन्होंने लिखा था परगीत और समाज, उनके बारे में देखेंगे कि उनका जन्म कब हुआ था, निधन कब हुआ था, माता पिता का नाम क्या है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है जन्म। तो नामवर सिंह का जन्म हुआ था 28 जुलाई 1927 को। कब हुआ था? 28 जुलाई 1927 को। ठीक है। जन्म स्थान की अगर बात करें तो जीएनपुर वाराणसी, ये भी यूपी से है। कहाँ से? यूपी से। गांव का नाम था जीयनपुर, या हो सकता है गांव का नाम ही हो जीयनपुर, वाराणसी, यूपी। जन्म स्थान कहाँ है? जीयनपुर, वाराणसी, यूपी। जन्म हुआ 28 जुलाई 1927। माता का नाम था वागेश्वरी देवी और पिता का नाम था नागर सिंह। देखिए, इसका नाम है नामवर सिंह, इससे मिलता जुलता है नागर सिंह। ठीक है, एक शिक्षक थे। नामवर सिंह के पिताजी क्या थे? एक शिक्षक थे। अगर शिक्षा की बात करें तो प्राथमिक शिक्षा जो है आवाजापुर आवाजापुर एवं कमालपुर, उत्तर प्रदेश के गांव में। प्राथमिक शिक्षा सबको गांव में ही होता है, तो इनका भी अपन गांव में हुआ था। ठीक है। हाई स्कूल की अगर बात करें तो हिवेट क्षत्रिय स्कूल, बनारस। इंटर उदय प्रताप कॉलेज, बनारस। बीए और एमए बीएचयू से क्रमशः 1949 में 51 में किया, बीएचयू। ठीक है। चलिए, शिक्षा की बात करें तो देख लीजिए सब। अब है पीएचडी बीएचयू में पृथ्वीराज रासो की भाषा पर 1956 में। चलिए, ये क्वेश्चन पूछता है कि जो है पृथ्वीराज रासो की भाषा पर किसने पीएचडी किया था? पृथ्वीराज राजो की भाषा पर किसने पीएचडी किया था? तो नामवर सिंह ने। कब किया? 1956 में किया। ठीक है। अब वृत्ति देखिए, काम मतलब काम क्या किए। तो 1953 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अस्थायी व्याख्याता। ठीक है। 1953 में जो है काशी हिंदू जो विश्वविद्यालय है उसमें अस्थायी व्याख्याता थे। 1959 से 60 में सागर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर। सागर विश्वविद्यालय में क्या थे? असिस्टेंट प्रोफेसर थे। 1960 से 65 तक बनारस में रहकर स्वतंत्र लेखन किए, मतलब लिखे, अपना लेखन काम किए। जनयुग साप्ताहिक पत्रिका का नाम था। जनयुग क्या है? साप्ताहिक पत्रिका का नाम। दिल्ली में संपादक और राजकमल प्रकाशन में साहित्य सलाहकार भी रहे। ठीक है। तो क्या सब हुआ? जनयुग साप्ताहिक पत्रिका हुआ, दिल्ली में संपादक और राजकमल प्रकाशन में हिंदी क्या बोलते साहित्य सलाहकार भी रहे। 1967 में आलोचना त्रैमासिक का संपादन, सॉरी 1967 में जो है आलोचना, आलोचना एक पत्रिका का नाम, ये त्रैमासिक पत्रिका है, इसका भी संपादन किया। 70 में जोधपुर विश्वविद्यालय राजस्थान में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए। 1970 में जोधपुर विश्वविद्यालय का राजस्थान में है, हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में, प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए। 1974 में कुछ समय तक कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी हिंदी विद्यापीठ आगरा के निदेशक। 1974 में ही जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू दिल्ली के भारतीय भाषा केंद्र में हिंदी के प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति। 87 में जेएनयू से सेवानिवृत्ति। मतलब ये पूछ सकता है कि जेएनयू जो जवाहरलाल यूनिवर्सिटी है, जेएनयू, उससे कब क्या बोलते हैं सेवा मुक्ति? 1987 में। पुनः अगले 5 वर्षों के लिए वही पुनर्नियुक्ति। 1993 से 96 तक राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के अध्यक्ष रहे। संप्रति मतलब आज, संप्रति वे आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक है। संप्रति मतलब आज होते, पता नहीं मर गए हैं कि क्या हुआ है, इनका निधन हुआ है, क्योंकि निधन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि निधन हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन संप्रति मतलब होता है वर्तमान में। आलोचना के जो आलोचना जो है त्रैमासिक है, इसके हेड एडिटर है, प्रधान संपादक है। चलिए, अब सम्मान देखिए। सम्मान में है सॉरी 1971 में कविता के नए प्रतिमान। देखिए, क्वेश्चन पूछता है कि नामवर सिंह को किस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो कविता के नए प्रतिमान पर। कविता के नए प्रतिमान किसका है? तो 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला कविता के नए प्रतिमान पर। और कब मिला? 1971 में। अब है कृतिया, बलकम खुद। कृतिया की बात करें, बलकम खुद व्यक्ति व्यंजक ललित निबंध है। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, छायावाद। पृथ्वीराज रासो की बात से यह बहुत पूछता है कि पृथ्वीराज रासो की भाषा किसने लिखा? तो क्या बोलते हैं, इसमें भी तो पीएचडी ही किया था। पृथ्वीराज रासो की भाषा लिखा था नामवर सिंह। इतिहास और आलोचना। कहानी की बात करें, नई कहानी।
कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद संवाद आलोचना है, कहना ना होगा, साक्षात्कारों का संग्रह, आलोचक के मुख से व्याख्यानों का संग्रह एवं अनेक संपादित पुस्तकें लिखी है। डॉक्टर नामवर सिंह क्योंकि पीएचडी किए थे, तो डॉक्टर नामवर सिंह हिंदी आलोचना की एक शिखर प्रतिभा है जिनका विकास 20वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ। तो पूछेंगे कि नामवर सिंह किस सदी के कवि है, तो 20वीं सदी के उत्तरार्ध के कवि है। ठीक है, और ये कैसे लिखते हैं, तो हिंदी में आलोचना करते हैं ये। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद की उत्तराशती में हिंदी भाषा और साहित्य में एक अभिनव उत्कर्ष और उभार आया जिसे सामान्यतः लोक प्रतिबद्ध यथार्थवाद के रूप में पहचाना जा सकता है। आलोचना के क्षेत्र में इस उत्कर्ष और उभार को नामवर सिंह के साहित्य में लक्षित किया जा सकता है। नामवर सिंह की आलोचना में गहरी ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि, परंपरा के रचनात्मक तंतुओं की पहचान एवं सार सहेज, सूक्ष्म समयबोध एवं लोक निष्ठा के साथ साथ साहित्य कृतियों के रूप में एवं अंतर वस्तु की मार्मिक समझ दिखाई पड़ती है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब बोल रहा है कि इनके बारे में क्या बोलते हैं, ये सब विशेषताएं हैं कि जब लिखते हैं तो इनकी ऐसी आलोचना होती है जिसमें सब कुछ दिखाई पड़ता है, चाहे वो क्या बोलते हैं समाज के बारे में हो, संस्कृति के बारे में हो, राजनीति के बारे में हो, इतिहास के बारे में हो। साहित्यिक कृतियां, संरचनाएं और प्रवृत्तियां गणित के फॉर्मूलों की तरह सहज और सपाट नहीं होती है। सही बात है, अगर आप हिंदी पढ़ेंगे और आप मैथ पढ़ेंगे तो आपको आसान मैथ लगेगा, बोलेंगे ये तो उल्टा हो गया। उल्टा नहीं हुआ, सही कह रहा हूँ। अगर आप क्या बोलते हैं हिंदी पढ़ेंगे ना अच्छा से तो आपको नहीं समझ में आएगा। हिंदी जो है क्या बोलते हैं, जो साहित्यिक कृतियां होती है, जो संरचनाएं होती है साहित्य की, वो गणित के फॉर्मूलों की तरह सहज और सपाट नहीं होती है। उनमें समाज, व्यक्ति या इतिहास के तथ्य लेखकीय मानस में अभियांत्रिकृत होकर बहुत कुछ बदल जाते हैं तथा एक जटिल या संश्लिष्ट रूप धारण कर एकदम जटिल रूप धारण कर लेता है साहित्य में। स्वभावतः आलोचक में सामान्य, प्रबुद्ध या जागरूक पत्रकार अथवा शास्त्रीय विद्वान की तुलना में एक विशेष प्रकार की अभिज्ञता, सहृदयता और कल्पनाशील बौद्धिक निपुणता वांछित होती है। ठीक, नामवर सिंह में ये खूबियां वस्तु मतलब सब कुछ रहता है, पत्रकार भी रहता है, शास्त्रीय विद्वान भी रहता है, सब कुछ रहता है, तब जाके ऐसी ऐसी कृतियां आती है, ऐसे ऐसे लेख आते हैं। आलोचक में संग्रह और त्याग का एक नित्य चेतन विवेक होना चाहिए। आलोचक, अगर आप किसी का आलोचना कर रहे हैं तो आपको भाई प्रूफ के साथ आलोचना करना पड़ेगा, भाई सही साबित करना पड़ेगा कि तुम गलत हो, तब ना आलोचना करेंगे हम। साथ ही सहृदय, सहानुभूति का नैसर्गिक गुण भी कहना ना होगा कि नामवर सिंह में यह विशेषता अपने निखरे हुए रूप में पाई जाती है। यह कहना हाँ उचित ही होगा कि ये सब जो है पाया जाता था किसमें, नामवर सिंह में। हृदय और बुद्धि का आलोचनात्मक तनाव भरा द्वंद्वात्मक संतुलन उनकी आलोचनात्मक दृष्टि का आधारभूत विशेषता है। नामवर सिंह का अध्ययन विस्तृत और गहन है। साहित्य के अतिरिक्त इतिहास, दर्शन, राजनीतिक, समाजशास्त्र आदि अनेक विषयों का अंतरानुशासनात्मक अध्ययन नामवर सिंह ने किया है। मतलब जरूरी नहीं साहित्य के बारे में, इतिहास के बारे में, दर्शन के बारे में, राजनीति, समाजशास्त्र सब के बारे में एकदम अध्ययन किया है। साहित्य, भाषा शास्त्र, काव्य शास्त्र, पाश्चात्य आलोचना आदि विषय तो सीधे उनकी अभिरुचि और लेखन कर्म की अंग ही है। नामवर सिंह पेशे से हिंदी प्राध्यापक रहे हैं, हिंदी के पढ़ाने वाले रहे और वे देश के शीर्षस्थ हिंदी प्रोफेसरों में प्रतिष्ठा अर्जित कर, मतलब देश के सबसे बड़े हिंदी के प्रोफेसर अगर बोले तो नामवर सिंह को बोलेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। साहित्य के क्षेत्र छात्र और आलोचक के रूप में वे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्य रह चुके हैं। चलिए, पूछता है कि नामवर सिंह किसके शिष्य थे, तो आचार्य हजारी प्रसाद के, आचार्य हजारी प्रसाद के शिष्य थे। द्विवेदी जी स्वयं रविन्द्रनाथ के संसर्ग में विश्व भारती शांति निकेतन में हिंदी के आचार्य रह चुके हैं। विश्व भारती किसको कहा जाता है, शांति निकेतन, तो शांति निकेतन में हिंदी के प्राचार्य रह चुके हैं कौन, द्विवेदी जी, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, जो किनके गुरु थे, नामवर सिंह के। इस तरह आलोचना के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ ठाकुर और हजारी प्रसाद द्विवेदी की विरासत डॉक्टर नामवर सिंह को प्राप्त हुई, जिसे वे दूसरी परंपरा कहते रहे हैं। समझे, देखिए दूसरी परंपरा कैसे, क्योंकि सबसे पहले तो रविन्द्रनाथ ठाकुर हजारी प्रसाद के शिष्य रह चुके थे नामवर सिंह, और उसके बाद उसका शिष्य था, तो शिष्य क्या होता है, गुरु की परंपरा को फॉलो करते हैं, तो डॉक्टर नामवर सिंह को प्राप्त हुई जिसे वे दूसरी परंपरा कहते रहे। नामवर सिंह अपने गुरु द्विवेदी जी की तरह ही एक ओजस्वी और प्रभावशाली वक्ता के रूप में अंतर्राष्ट्रीय यश अर्जित कर चुके हैं। मतलब देखिए, जिस तरह से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का अंतर्राष्ट्रीय अपना प्रचस्प था, अपना यश स्थापित किया था, उसी तरह से अपने गुरु के समान ही एकदम ओजस्वी और प्रभावशाली कौन है, वक्ता है नामवर सिंह। नामवर सिंह को हिंदी आलोचना को एक लालित्यपूर्ण सृजनात्मक भाषा और मुहावरा देने का श्रेय प्राप्त है। उनकी पहचान हिंदी के आलोचकों की गौरवपूर्ण परंपरा के एक अपरिहार्य कड़ी के रूप में मानी गई है। मतलब
अगर हम नामवर सिंह को आलोचक में सबसे बड़ी पदवी दे तो सबसे बड़ा कवि कहे तो ये कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है, क्योंकि अपने गुरु के समान थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी के समान। वे मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित प्रगतिशील आधुनिक आलोचक के रूप में आज भी अपनी जीवंत उपस्थिति बनाए हुए हैं। इस पाठ्य पुस्तक में संकलित निबंध है, देखिए इसमें जो हम पढ़ेंगे प्रगीत और समाज, ये पढ़ेंगे प्रगीत और समाज। पूछता है कि प्रगीत और समाज जो नामवर सिंह की कृति है ये कैसी है, ये निबंध है। कैसी है? निबंध। देखिए निबंध है, ये क्या है? निबंध है, दिखाता हूं मैं, ये क्या है? निबंध है। ठीक, उनके आलोचनात्मक निबंध को पुस्तक वाद विवाद से लिया गया है। चलिए पूछता है क्या बोलते हैं, प्रगीत और समाज कहाँ से लिया गया है? वाद विवाद संवाद से। प्रगीत और समाज कहाँ से लिया गया है? वाद विवाद संवाद से। ठीक है, क्या है? निबंध है, से लिया गया है। इस निबंध में 1000 वर्षों में फैली हिंदी काव्य परंपरा पर ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि के साथ विचार करते हुए प्रगीत नामक काव्य रूप की निरंतरता को हिंदी समाज की जातीय प्रकृति और भाव प्रवाह की उपज के रूप में परिभाषित किया गया है। कोई भी काव्य ऐतिहासिक सामाजिक जरूरतों की उपज और संपूरक हुआ करता है। हिंदी में प्रगीत की सामाजिक और ऐतिहासिकता क्या है और कैसी रही है, हमारी साहित्यिक परंपरा में उनकी क्या अहमियत क्या है, इन बातों की पड़ताल यह निबंध अत्यंत संयत और प्रसन्न विवेचन शैली तथा भाषा में करता है। इसमें यही देखेंगे कि प्रगीत की जो है हिंदी में क्या योगदान है। आलोचना महज गुण दोष विवेचन से आगे बढ़कर कुछ और भी है। आलोचना का मतलब ये ना कि सिर्फ हम गुण दोष दिखा दिए। भाई आलोचना का मतलब, बुराई करने का मतलब यह नहीं होता है कि हम तुम्हारे गुण दोष दिखाओ, इससे बढ़कर कुछ और भी है। वह इतिहास और परंपरा की पहचान करती हुई सामयिक समस्या और तथ्यों को ऐतिहासिक सामाजिक अंतर संगति में गहराई से पहचानना भी सिखाती है। ठीक है, वह वर्तमान को अधिक गहराई के साथ जानने समझने की अंतर्दृष्टि जगाती है। यह सब इस निबंध से सीखा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। इसके अगले क्लास में हम प्रगीत और समाज पढ़ लेंगे। ठीक है, चूंकि इससे अगले क्लास में तो हम देखेंगे दूसरे जो लेखक है उनके बारे में देखेंगे, उनका जीवनी क्या था। तो इसका जीवनी हम देख लिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले तो उसको हम बता दिए लिखने के लिए। आशा करता हूँ ये अब अच्छा लगा होगा। इस सीरीज को हम आगे करेंगे, जल्दी सब खत्म कर लीजिएगा जीवनी, उसके बाद इनके जो चैप्टर्स होंगे उसको कराया जाएगा। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों में शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।